नमस्कार दोस्तों, आज हम दो चीजों को समझेंगे। पहली बात तो है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इजराइल अगर अपनी आर्मी को, अपनी सेना को गाजा स्ट्रिप से बाहर निकाल लेता है, क्योंकि इस वक्त तो गाजा स्ट्रिप है उसके ऊपर इजराइल की आर्मी का कंट्रोल है, तो इजराइल अपनी आर्मी को गाजा स्ट्रिप से बाहर भी निकाल लेता है या फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन नाम के देश से बाहर भी निकाल लेता है, तो वहां पर गृह युद्ध या सिविल वॉर जैसे हालात शुरू हो जाएंगे। पहले भी कई बार वापस सिविल वार हो चुका है और फिर से वापस सिविल वार हो जाएगा अगर इजराइल अपनी आर्मी को वापस भी निकाल लेगा तो, क्योंकि वहां पर जो दो बड़े ग्रुप है, एक तो पॉलिटिकल पार्टी है फतेह पॉलिटिकल पार्टी जो देश को पीसफुल तरीके से चलाना चाहती है, और एक वहां पर मिलिट्री ग्रुप है जिसका नाम है हमास। वो थोड़ा रेडिकल है, वो मिलिट्री पावर के माध्यम से देश को चलाना चाहता है इजराइल को खत्म करने के मकसद से। तो कैसे वापस सिविल वॉर जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे, क्या रीजन है, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या क्या किया है, और इसके अलावा इजराइल और ये जो फिलिस्तीन नाम का देश है, इन दोनों के बीच में कब कब कौन कौन से पीसफुल एग्रीमेंट हुए हैं, उस सब बातों को समझेंगे। दूसरी बात हम ये समझेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में भी संघर्ष चल रहा है। ईरान ने कहा कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर किसको उड़ा देंगे, इजराइल को उड़ा देंगे। अगर ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करता है और जब इजराइल इसका रेस्पॉन्स करेगा, वो करेगा ईएमपी बॉम्ब से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब से। पहली बार दुनिया ईएमपी बॉम्ब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना एक खतरनाक है, कैसे नुकसान पहुंचाओगा और कैसे ईरान की कमर तोड़ कर रख देगा, इन दोनों बातों को हम समझेंगे। आप सभी को पता है कि थोड़े दिन पहले की बात है कि यहां पर हमास, गाजा स्ट्रिप, फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन नाम का देश है, इसका एक एरिया है जिसका नाम है गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी, और यहां पर एक मिलिट्री ग्रुप है जिसका नाम है हमास, और हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया और इजराइल के काफी वहां पर 1000 से भी ज्यादा सिटीजन और नागरिक मारे गए। इसके रेस्पॉन्स में जब इजराइल ने अटैक किया तो उसने गाजा स्ट्रिप के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया। तो इजराइल की सेना का इस वक्त, इजराइल डिफेंस फोर्स का इस वक्त गाजा पट्टी के ऊपर, गाजा स्ट्रिप के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है। इसके बाद में फिर इसमें धीरे धीरे और देश आने लगे, जैसे आपने देखा होगा ईरान यहां पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है ये, और इसके साथ साथ और जो वहां पर जो मुस्लिम मिलिट्री ग्रुप्स है या आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सब हमास को सपोर्ट करती है। जैसे ईरान तो इनडायरेक्टली, ईरान की आर्मी तो इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है हमास को। इसके अलावा सीरिया और लेबनान के अंदर आपने हिजबुल्लाह मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। यहाँ गाजा स्ट्रिप में हमास है, और यहाँ पर यमन में हाउती विद्रोही रहते हैं। ये सारे के सारे किसकी तरफ है, हमास की तरफ है, और एक तरफ है इजराइल। अच्छा, इसके बाद में हमें यह समझना होगा कि समय समय पर आपने कभी ये मैप देखा होगा, कभी ना कभी ये मैप देखा होगा। पहले पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन नाम का देश हुआ करता था। ये जो पीले कलर का रंग है ये पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन है। उसके बाद में ये 1917 का मैप है। 1946 के आसपास लगभग जब हम आजाद होने की कगार पर थे, ये जो रेड रेड कलर का आपको एरिया दिख रहा है ये यहूदीज हैं, और ये यहूदीज की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन इनकी जो जोश है, जज्बा है, उमंग है, या इनके पास जो मिलिट्री पावर है वो ठीक ठाक है। और फिर 1947-48 के टाइम पीरियड में अरब इजराइल सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, जमीन को हत्याने की एक जद्दोजहद शुरू हो गई। तो फिर इजराइल ने यहां पर अटैक किया और इजराइल ने ये सारा का सारा एरिया कब्जा लिया। अब ये जो रेड कलर का एरिया जो इतना सा हुआ करता था, यहूदीज को गिनो चुनी नाम मात्र के हुआ करते थे, उन्होंने सारा सारा एरिया कंट्रोल कर लिया, और समय आते आते ये वाली स्थिति हो गई। ये जो ग्रीन कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये आज के टाइम का इजराइल है, और ये जो दो बड़े एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, इसी का नाम है गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी। ये पट्टी जैसा है तो ये गाजा स्ट्रिप है, और ये वाला जो एरिया है ना इसको हम कहते हैं वेस्ट बैंक। तो ये वाला पीले कलर का जो एरिया है इसको कहते हैं वेस्ट बैंक, और ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को मिलाकर ही एक देश है जिसको हम कहते हैं फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन। अब ये बात है 1956 के आसपास की। अब यहां पर 1959 के आसपास धीरे धीरे पैलेस्टाइन लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। पैलेस्टाइन को आजाद कराने की मांग छिड़ने लगी, छोटे मोटे ग्रुप बनने लगे, पार्टियां बनने लगी, और एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया जिसको कहते हैं पैलेस्टाइन लिबरेशन मूवमेंट। 1955 के आसपास शुरू हो गया। इसके बाद फिर इसने एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लिया, और एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है 1964 में, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1964 में इसका गठन हो जाता है, और अब ये डिमांड कर रही है कि भाई देखो संघर्ष बहुत ज्यादा हो गया है ना, बहुत ज्यादा हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ये वाला जो ग्रीन एरिया ये तो सारा का सारा इजराइल के कंट्रोल में है ही। इसके अलावा ये जो पीले कलर का एरिया है, ये जो फिलिस्तीन नाम का देश है, यहाँ पर भी इजराइल की आर्मी के बीच में और फिलिस्तीनियों के बीच में संघर्ष चल रहा है, आपस में जद्दोजहद छिड़ रही है एरियाओं को कंट्रोल करने की। तो इस टाइम पे फिर अब एग्रीमेंट किया जाएगा। पीएलओ डिमांड करते हैं कि चलो भाई पीसफुल एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, हम दोनों को मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए। आखिर कितने दिन तक हम लड़ेंगे तो केवल मरते ही जाएंगे। उसके बाद में फिर कुछ एग्रीमेंट होते हैं, पीसफुल एग्रीमेंट।
और ये 3 महत्वपूर्ण पीसफुल एग्रीमेंट आपके सामने है। ओस्लो फर्स्ट अकॉर्ड या एग्रीमेंट 1993 जो कि वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इसके बाद में फिर कायरो एग्रीमेंट होता है 1994 में, कायरो मिस्र की राजधानी में होता है। और फिर ओस्लो सेकंड अकॉर्ड या एग्रीमेंट 1995 टाबा मिस्र में होता है। और ये एग्रीमेंट करवाता कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। ये जो बीच में है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन। ये जो इंसान है जिनका नाम है यासिर अराफात, ये पीएलओ के चेयरमैन है उस टाइम के। पीएलओ का मतलब अभी मैंने आपको बताया था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये अध्यक्ष या चेयरमैन है। और एक तरफ है ये जो इजराइल है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जितियाक राबिन। तो बिल क्लिंटन ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जितियाक राबिन को बुलाया और यासिर अराफात पीएलओ के चेयरमैन को बुलाया। कौन सी जगह पर? ये बुलाया वाशिंगटन डीसी में, जिसको हम कहते हैं ओस्लो फर्स्ट अकॉर्ड 1993 वाशिंगटन डीसी। इजराइल और पीएलओ के बीच में पीसफुल एग्रीमेंट है ये, मतलब शांतिपूर्ण समझौता है कि अब शांति हो जानी चाहिए। ये वाला जो एरिया है इसको आप गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं और ये वाला जो एरिया है इसको आप वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन नाम का देश कहते हैं। और ये जो पहला एग्रीमेंट है इसमें क्या हुआ इस बात को समझते हैं। पहले एग्रीमेंट में ये बोला गया कि भाई पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसको एक लिमिटेड पावर दी जाएगी, ज्यादा पावर नहीं दी जाएगी, आर्मी वगैरह नहीं रह सकता और फॉरेन अफेयर वगैरह विदेशी मामले वगैरह कुछ नहीं देखेगा, केवल लिमिटेड पावर है कि पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी बनाई जाए और इसके माध्यम से ये इस देश को चलाए। इसके अलावा जब थोड़ी यहाँ पर शांति हो जाएगी, थोड़ा पीसफुल माहौल बन जाएगा, तब आप लोग इलेक्शन करवाओ और पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बना लेना। पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनाव के माध्यम से आप अपनी एक छोटी सी गवर्नमेंट चलाना और अपने देश को चलाने की कोशिश करना। लेकिन पैलेस्टाइन को इजराइल ने अभी भी देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि हम आपको देश नहीं मानेंगे, हम आपको चलाने की पावर दे रहे हैं, लिमिटेड पावर है, आप अपने स्तर पर चलाओ। पहले पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी PNA ये बनाओ, पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी, और इसके माध्यम से अपने देश को चलाओ। बाद में जब यहाँ पर थोड़ी शांति हो जाए तो आप पैलेस्टाइन लेजिस्लेटिव काउंसिल बना लेना, अपने एक छोटी सी गवर्नमेंट बना लेना, उसको चलाना। इसके बाद में फिर कायरो एग्रीमेंट होता है। एक साल बाद कायरो एग्रीमेंट, कायरो मिस्र की राजधानी है। और इस एग्रीमेंट में यह बोला जाता है कि दो बड़े एरिया है, एक तो गाजा स्ट्रिप है ना, और एक बड़ा एरिया है जेरिको। जेरिको यहां पड़ता है। तो गाजा स्ट्रिप और जेरिको इन एरियाओं से 3 सप्ताह के अंदर अंदर इजरायली आर्मी को धीरे धीरे वापस बुलाया जाएगा। तो कायरो एग्रीमेंट को एक और नाम से जानते हैं, कायरो एग्रीमेंट को गाजा जेरिको एग्रीमेंट भी कहते हैं। इस कायरो एग्रीमेंट का दूसरा नाम है गाजा जेरिको एग्रीमेंट 1994, जिसमें यह बोला गया कि इजरायली आर्मी पार्शियली, पूर्ण रूप से नहीं, थोड़े पैमाने पर इजरायली आर्मी को गाजा स्ट्रिप और जेरिको एरिया से 3 सप्ताह के अंदर अंदर बाहर आ जाना चाहिए। और इसके बाद में फिर तीसरे नंबर पे होता है ओस्लो सेकंड अकॉर्ड 1995। मिस्र में एक जगह पड़ती है टाबा, इजिप्ट में एक जगह पड़ती है टाबा, यहां पर एग्रीमेंट होता है। और यहां पर यह बोला जाता है कि ये जो वेस्ट बैंक है ना, इसको बहुत सारे एरियाओं में हम डिवाइड करेंगे। वेस्ट बैंक को बहुत सारे एरियाओं में डिवाइड करेंगे। एक एरिया ए है और अदर एरियाज है। एरिया ए थोड़ा शांति प्रिय है, यहां पर मूवमेंट ज्यादा नहीं है, तो यहां पर फिलिस्तीन की पुलिस को तैनात कर दिया जाएगा। लगभग 40% के एरिया में फिलिस्तीन की पुलिस को तैनात कर दिया जाएगा। और जो 60% एरिया है वहां पर अभी भी थोड़ा मूवमेंट चल रहा है, उसको अभी भी इजराइल की आर्मी ही कंट्रोल करेगी। तो वेस्ट बैंक को बांटा जाएगा बहुत सारे एरियाओं में। एक एरिया ए बोला गया, एरिया ए थोड़ा शांति प्रिय है, वहां पर फिलिस्तीन की पुलिस कंट्रोल करेगी, पुलिस को एक पावर दे दी गई, इजराइल की आर्मी को वहां से हटा दिया गया। लगभग 40% के आसपास एरिया था। और जो अदर एरिया बचा था वहां पर अभी भी इजराइल की सेना कंट्रोल करेगी, उसको इजराइल की आर्मी ही चलाएगी। ये बोला गया था ओस्लो सेकंड अकॉर्ड में या ओस्लो सेकंड एग्रीमेंट में। इसके बाद 2004 में यासिर अराफात की डेथ हो जाती है। यासिर अराफात कौन? ये यासिर अराफात PLO, जिन्होंने PLO को बनाया था, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाने वाले यासिर अराफात की डेथ हो जाती है। और यासिर अराफात की डेथ के बाद 2006 में होंगे इलेक्शन। 2006 में क्या होंगे? इलेक्शन। और इलेक्शन क्यों होंगे 2006 में? अभी मैंने आपको बताया था, यहां पर एक बात आपको समझनी है। अभी मैंने आपको बताया था कि पहले आपको यह कहा गया था कि पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी बनाई जाएगी, ये पैलेस्टाइन को चलाएगी, और जब थोड़ी शांति हो जाएगी तो फिर पैलेस्टाइन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी, चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, उसके माध्यम से एक छोटी सी गवर्नमेंट बनाई जाएगी और ये अपने देश को चलाएंगे। तो 2004 में जब यासिर अराफात की डेथ हो गई तो उसके बाद में 2006 में चुनाव हुआ। 2006 से पहले पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी पैलेस्टाइन को चला रही थी और 2006 में पहली बार इलेक्शन होता है, इलेक्शन फॉर पैलेस्टाइन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और पैलेस्टाइन लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में टोटल 132 सीट थी और 132 सीट में से 74 सीट पर हमास ग्रुप जीतता है।
हमास एक मिलिट्री ग्रुप है, 74 सीट हमास ग्रुप जीतता है और 58 सीटों पर अन्य पार्टियां हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ी पार्टी है जिसका नाम है फतह। तो अब दो चीजों की यहां पर विचारधाराएं, दो बड़ी पार्टियां हैं। एक तो यहां पर हमास नाम का मिलिट्री ग्रुप है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो थोड़ी रेडिकल है, जो थोड़ी कट्टरपंथी है, जो मिलिट्री के माध्यम से देश को चलाना चाहती है। वो चाहती है कि इजराइल नाम का देश इस दुनिया में हो ही ना, इजराइल ने जो हमारे साथ किया है हम बदला लेंगे और इजराइल को खत्म करेंगे। इस मकसद से वो अपने देश को, ये स्पेशली इसका मेन कंट्रोल गाजा स्ट्रिप के ऊपर है। तो एक रेडिकल ग्रुप है हमास नाम का जिसने सबसे ज्यादा सीट जीती, और एक फतेह नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक संगठन है, और ये शांतिप्रिय तरीके से, पीसफुल तरीके से फिलिस्तीन नाम के देश को चलाना चाहता है। ये चाहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब हमारे लोग जो मर गए हैं, इतनी संख्या में मारे गए हैं, या जो भी हमारी सिचुएशन है, इन सबको छोड़कर अब हमें शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए। तो फतेह नाम की राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी ने थोड़ी कम सीट जीती। अच्छा, फतेह पार्टी 1965 में बनी थी। इससे जस्ट एक साल पहले तो मैंने आपको बताया पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1964 में, और उसी में से एक पार्टी अलग होती है फतेह नाम की पार्टी। इसको आप ऐसे समझ लो जैसे हमारे देश का जो मेन मूवमेंट है वो कांग्रेस पार्टी ने चलाया था 1885 में, और कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से लोग अलग होकर फिर अलग अलग पार्टियां बनाने लग गए जिनको ये विचारधारा समझ में नहीं आई। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, जनता दल पार्टी बन गई। वैसे यहां पर ये कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में से छोटी छोटी पार्टियां बनकर निकलने लगी। तो 1965 के आसपास पीएलओ के एक साल बाद ये पार्टी बनती है। ये राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ये पैलेस्टाइन को आराम से शांतिप्रिय तरीके से चलाना चाहती है, और ये हमास नाम का मिलिट्री ग्रुप है, एक कट्टरपंथी रेडिकल तरीके से चलाना चाहता है। और फिर होता है 2007 का टाइम आता है, चुनाव होने के एक साल बाद, जिसको हम कहते हैं हमास फतेह कॉन्फ्लिक्ट। हमास फतेह के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत बड़े पैमाने पर दंगे फसाद होते हैं, 600 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ये जो फतेह नाम के जो मेंबर है या मंत्री है, जो विधायक एमएलए बने हैं, सबको पकड़ पकड़ के पीट के इनके लेजिस्लेटिव काउंसिल से बाहर निकाल दिया जाता है, और गाजा स्ट्रिप के ऊपर सारा का सारा कंट्रोल कर लेता है हमास। और आज भी हमास गाजा स्ट्रिप के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल करके चलता है, और इसको हम 2007 के हमास फतेह कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर इजराइल अपनी आर्मी को गाजा स्ट्रिप से बाहर निकाल भी लेता है तो वहां पर विचारधाराओं का युद्ध है, वहां पर आइडियोलॉजी का युद्ध है। एक विचारधारा ये कहती है कि हम मिलिट्री के तरीके से, चाहे हम बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन हम इजराइल से बदला लेके रहेंगे, मिलिट्री के माध्यम से हम देश को चलाएंगे। ये विचारधारा का अंतर है। फतेह पार्टी कहती है कि हम आराम से शांतिप्रिय तरीके से चलाएंगे। दूसरा, टेरिटरी या जमीन को लेकर झगड़ा है कि हमास चाहता है कि सारे के सारे गाजा स्ट्रिप के ऊपर, और गाजा स्ट्रिप तो अपने कब्जे में है, हमें जो वेस्ट बैंक है जो हमसे थोड़ी दूर पड़ता है, ये भी हमारा फिलिस्तीन का एरिया है, इस पे भी हम कब्जा करें। तो यहां पर हमास कभी भी चुप नहीं बैठेगा। अगर इजराइल वहां से बाहर भी निकल जाएगा तो हमास फिर से कोशिश करेगा गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में लेने की, वहां की जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको खदेड़ने की, मिटाने की, या वेस्ट बैंक तक जाने की कोशिश करेगा, और वहां पर अपना जो हमास ग्रुप है उसका वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो ये बात ऐसी है कि अगर इजराइल बाहर भी निकल जाता है गाजा पट्टी से तो भी वहां पर शांति कभी नहीं बन सकती है, और फिलिस्तीन के अंदर एक बार फिर से गृह युद्ध या सिविल वार जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। अब हम इस बात को समझते हैं कि एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता है कि दो बड़े देश, एक तो इजराइल है और एक ईरान है। ये ईरान के क्या है, सुप्रीम लीडर है अली खमेनी, और ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। अभी आपको पता है कि ईरान साथ दे रहा था हमास ग्रुप का, और ईरान की एम्बेसी जो कि वो सीरिया में है, सीरिया में ईरान की एम्बेसी को इजराइल ने उड़ा दिया था। इजराइल के 7 बड़े ऑफिसर या कमांडर मारे गए थे। उसके बाद में ईरान ने यह कहा था कि 48 घंटे के अंदर बदला लिया जाएगा और हम इजराइल को उड़ाएंगे, अटैक करेंगे। अब देखना यह होगा कि अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन यह है कि अगर मान लो कि ये ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर भी देता है, ईरान इजराइल को अटैक कर देता है, तो उस स्थिति में दुनिया देखेगी, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहे हैं कि फिर इजराइल यूज करेगा ईएमपी बॉम्ब का। ईएमपी बॉम्ब का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब को दुनिया ने केवल देखा है, इसका यूज आज तक किसी ने नहीं किया, बहुत चुनिंदा गिने चुने देशों के पास होता है। तो अगर ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर भी देता तो फिर इजराइल इसके रेस्पॉन्ड में वो न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेगा, परमाणु बम का यूज नहीं करेगा, लेकिन वो जवाब अच्छा खासा देगा और वो ईएमपी बॉम्ब का यूज कर सकता है। और वर्ल्ड वॉर 3 हमें देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया को डेब्यूट करके दिखाएगा, पहली बार यूज करके दिखाएगा इजराइल कि क्या होता है ईएमपी बॉम्ब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हम ये देख लेते हैं कि अगर ईरान अटैक कर भी देता है किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, तो अब इजराइल जो रेस्पॉन्ड करेगा, इजराइल अपना एयरक्राफ्ट भेजेगा, अपने एयरक्राफ्ट या बड़े विमान भेजेगा, उनमें ईएमपी
सिर्फ बॉम्ब रखकर ये भेजेगा और ये बॉम्ब गिराए जाएंगे किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। और बॉम्ब गिराने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेव निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। बॉम्ब विस्फोट होने के बाद बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेगी क्या? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेगी क्या? पहला काम ये करेगी, वहां का जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है, जो इनके पावर स्टेशन है, उनकी पावर को कट कर देगी। ये जो इनके ग्रिड है, पावर ग्रिड है या पावर स्टेशन है, इनकी पावर को कट करेगी। इनका सारा का सारा जो कम्युनिकेशन होता है, इनके लैपटॉप, स्क्रीन, टीवी, डीवीडी या न्यूज चैनल सब ठप हो जाएंगे, सारा का सारा कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। और इनकी जो मिलिट्री है उसका भी कम्युनिकेशन इसी से चलता है। बिना बिजली के कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इनकी मिलिट्री की जो सप्लाईज है या जो इनका कम्युनिकेशन है, सारा का सारा रद्द हो जाएगा। तो बॉम्ब विस्फोट होने के बाद इलेक्ट्रिक ग्रिड नष्ट हो जाएगी, पावर स्टेशन नष्ट हो जाएंगे और कम्युनिकेशन वगैरह सारी चीजें नष्ट हो जाएगी। इनकी जो परमाणु हथियार या जो काम करने का तरीका है, जो इनकी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, सेना वगैरह काम करेगी, सब पैरालाइज हो जाएगी। कहते हैं कि ना चाहते हुए भी ये देश अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाएगा। भले ही ये परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन ये ऐसा हथियार है जो किसी भी देश को पैरालिसिस बना सकता है। आप सोच के देखो कि एक देश जिसकी सारी पावर या लाइट के बगैर आजकल होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। अगर 1 घंटे लाइट चली जाती है अपने रूम में तो हम त्राईमान चिल्लाते रहते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो सोचो पूरे के पूरे देश की अगर पावर या लाइट इस बॉम्ब की वजह से अगर नष्ट हो जाती है, चली जाती है ना, तो उस स्थिति में ये देश पैरालिसिस हो जाएगा, ना चाहते हुए भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अब एक बात और निकल के आते हैं कि इसका ह्यूमन बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, आज से पहले किसी ने इस बम का यूज किया नहीं है, हम केवल सुनते हैं कि कैसा होगा, क्या प्रभाव होगा। हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज्यादा पावरफुल है, जो कम्युनिकेशन या इनके सैटेलाइट वगैरह को नष्ट कर सकती है, वो आम जिंदगी या आम आदमी को थोड़ा नुकसान पहुंचाए। अगर पावरफुल वेव है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसान को अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है, हल्की फुल्की है तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब अगर हम बात करें कि क्या भारत के पास कोई ईएमपी बॉम्ब है? हमने कई बार सुना है काली का नाम, काली 5000। ये तो काली 306 वोट है, एक काली 5000 भी होता है। और आपने कई बार सुना होगा कि जब भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया था। सियाचिन ग्लेशियर को हमने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर जीता था। तब भारत ने काली वेपन का यूज किया था, काली लेजर लाइट का यूज करके उस एरिया को जीता था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, स्पेशली 2014-15 के आसपास जब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, वो थे मनोहर पर्रिकर साहब। तो मनोहर पर्रिकर साहब से पूछा गया, क्या काली 5000 ये एक ईएमपी बॉम्ब है, ये एक लेजर बॉम्ब है? तो मनोहर पर्रिकर साहब ने ये कहा था कि ये कोई लेजर बम नहीं है, ये कोई ईएमपी बम नहीं है, और ये जो भी है हम हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इसको उजागर नहीं करेंगे। जो भी है हमें पता है, लेकिन है क्या ये हम आपको नहीं बताएंगे। और आप ये महसूस करो कि जो भी नेक्स्ट बार होगा ना, जो भी नेक्स्ट बार होगा वो इसी वजह से होगा। या तो देखो, परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन तो आजकल सभी देशों के पास मिल जाएंगे, इनका यूज तो बहुत कम होगा। कोशिश होगी कि इनके पावर स्टेशन को काटा जाए, इनके कम्युनिकेशन को काटा जाए, इनके सैटेलाइट को उड़ाया जाए। इस माध्यम से देश अपने आप पे पैरालिसिस हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इजराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर, रेस्पॉन्ड में अगर ईरान अटैक कर देता है इजराइल के ऊपर, उस स्थिति में इजराइल पूरी दुनिया को डेब्यू करके दिखाएगा, पहली बार यूज करके दिखाएगा ईएमपी बॉम्ब, और वो बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।